वेरिकोसील में कुछ लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में वो जानते भी नहीं हैं, और क्योंकि वो हमारे से रेगुलरली क्वेश्चनिंग करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, सर मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, चल रहा है, और मैं थोड़ी सी जगह जाना होता है, मेरे को अपने काम वाम पे जाना होता है, तो मैं स्कूटी चला लूँ, मैं बाइक पे चला जाऊँ, मेरे को थोड़ा सा ही है, 1 किलोमीटर ही जाना है, 2 किलोमीटर ही जाना है। तो ये सबसे पहली गलती जो एक कोई भी वेरिकोसील का पेशेंट कर रहा है, चाहे वो होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहा हो, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहा हो, चाहे वो यूनानी ट्रीटमेंट ले रहा हो, चाहे वो सिद्धा ट्रीटमेंट ले रहा हो, कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहा हो ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन से, तो आप समझ लेना कि अगर आप बाइक राइडिंग, स्कूटर राइडिंग या साइकिल राइडिंग कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप वेरिकोसील को वर्स्ट कंडीशन में लेके जा रहे हो, उसको हील होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए सबसे पहली जो गलती करता है इंसान किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी वेरिकोसील में, तो वो अपनी स्कूटर राइडिंग, बाइक राइडिंग और या फिर साइकिल राइडिंग से ही करता है। सेकंड गलती जो सबसे बड़ी करता है वो है उसका ना सपोर्टर यूज़ करना। अब हम क्यों कहते हैं कि आप सपोर्टर पहनो, मैं क्या, इवन एलोपैथी भी कहती है आप सपोर्टर पहनो, इवन आप होम्योपैथ के पास भी जाओगे वो भी आपको कहेगा सपोर्टर पहनो। क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर मैं आपकी वेन्स को और ज़्यादा खींचने की कोशिश करूँगा तो वो क्या होगी, टोन अप होगी, मतलब कि वो वहाँ से टूटेगी। सिंपल सी बात है, जितनी वो वहाँ से ब्रेक डाउन करेगी उतनी ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करेगी और उतना ही डायमीटर वो बड़ा करेगी। तो इसीलिए सपोर्टर इसलिए पहना जाता है कि वो ज़्यादा हैंगिंग मोड पे ना जाए टेस्टिकल, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड ना पड़े और वो आपकी जो वेन्स है वो स्टेबल बनी रहे, रादर देन उसके अंदर कोई और चेंजेस देखने को। तो इसीलिए सपोर्टर पहनना वेरिकोसील के पेशेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए मैंडेटरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पहनना ही है पहनना। तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है वाइल यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट और नॉट। अब आ जाता है थर्ड गलती जो सबसे ज़्यादा वेरिकोसील के पेशेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलती बड़ी करते हैं वो लेते हैं लोड कैसा कि अब उनको वेरिकोसील हो गया, अब उनको इनफर्टाइल हो जाएगा, उन्होंने गूगल से पढ़ा, उन्होंने इधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा, और उसकी वजह से इनफर्टाइल होने की वजह से अब आगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ईडी हो जाएगा या ईडी जैसे सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको लेकर इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो अपनी फर्टिलिटी को अपनी ईडी एरेक्टाइल से भी रिलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखना मिलता है अपनी लाइफस्टाइल में। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ईडी अपने ऊपर डाल ली, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको वेरिकोसील से जनरेट हुई, उन्होंने अपने ही सोच कर इतना डीप थॉट लेकर उन्होंने उसमें कर लिया कि उनको ईडी फेस करना पड़ रहा होता। इस मोमेंट में क्या होता है कि साइकोलॉजी हमारी को कह रही होती है कि हम अभी इम्पोर्टेंट हैं, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ईडी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि उसमें फेस आप खुद से ही कर लेते हो। तो इसीलिए इतना लोड मत लो कि वेरिकोसील होगा, इनफर्टाइल हो जाओगे, ईडी आ जाएगा, अब आप आगे बाप नहीं बन पाओगे, ये कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचो। वेरिकोसील के पेशेंट भी स्टेबल रहते हैं जब तक कोई इशू नहीं आता। फिजियोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो दोनों का मेथड ही अलग है। वो आपको पेनिस की तरफ या पेनाइल की तरफ पंप होता है ब्लड का फ्लो, ये आपके टूवर्ड्स टेस्टिकल्स का वापस आने वाले ब्लड के अंदर दिक्कत होती है। तो इसलिए दोनों को कोरिलेट मत करो। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे सबसे पहली चीज़ होती है कि वेरिकोसील के पेशेंट को मिर्च मसाले खाने मना है। जो वो ऊपर से ज़्यादा मिर्च, तड़का, ऐसी चीज़ें खाते हो तो आपको दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है, आप इन्फ्लेमेशन के शिकार बनते हो उस मोमेंट पे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इन्फ्लेम्ड होती है और उन्हीं टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि दर्द ज़्यादा। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ कि अपने खाने में से मिर्च मसाले, गरम मसाले निकाल दो। ठीक है, थोड़ा टाइम सात्विक खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और स्वाद के लिए खा रहे हो तो आप गलत खा रहे हो। तो इसलिए अपने मिर्च मसाले, गरम मसालों को थोड़ा टाइम हटा दो। अब इस मोमेंट में ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपको आराम मिले, जैसे कि लहसुन का तड़का लगा लिया, लहसुन के साथ आपने थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी। देखो, हरी मिर्च और लाल मिर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हरी मिर्च जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है, रादर देन अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है। तो ये फ़र्क आता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर हरी मिर्च का अगर तड़का लगा रहे हो तो थोड़ा सा मिर्च डाल के आप तड़का लगा सकते हो, उसमें प्याज डाल सकते हो, लहसुन डाल सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपके खून को पतला रखने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी भी टाइप की दिक्कत आप नहीं फेस करते हो। जैसे कि आपका जो ब्लड का ट्रैवल है थ्रू वेन्स, वहाँ पर वो ईजिली गो थ्रू हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर जब रिफ्लक्सेस बनते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा और ज़्यादा दिक्कत आपको देगा। तो इसलिए मिर्च मसालों से दूर रहना है। आपने इस मोमेंट पे कुछ टाइम ऐसी प्रेफरेंस देनी है खाने को जिसमें आपकी स्पर्म काउंट बढ़ सके या स्टेबल रह सके।
अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको जो इम्पैक्ट मिलेगा वो सिर्फ एक ही इम्पैक्ट मिलेगा आपके स्पर्म काउंट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे। अब इसमें खाने में एक और चीज़ स्टेबिलिटी मैं बता देता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे को जिंक की रिक्वायरमेंट है, हमारे को फोलेट की रिक्वायरमेंट है, विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो प्रोटीन हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एज इन फूड से इंटेक करना आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लो। जैसे कि एग्स कर लिया, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप फिश और एग को दोनों को कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो थोड़ी सी सप्लीमेंटेशन इसकी लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फूड से, पालक में आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, B12 जैसी चीज़ें आपको थोड़ी कम मिलती हैं एज सच सामानों में, बट हाँ आप फ्रूट्स की तरफ जा सकते हो, हाई फाइबर इंटेक कर सकते हो, क्योंकि इस मोमेंट पे आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाओ कि जिसकी वजह से आपकी टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। अब इसमें एक फिफ्थ गलती जो पेशेंट करता है, वो एक बहुत मेजर गलती करता है, वो है अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम नहीं करता। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी मेजर दिक्कत है जहाँ पर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन होगी तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाएगा, और इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपकी वेरिकोसील के ऊपर और दिक्कत देगा। तो इसलिए अगर आप भी कॉन्स्टिपेटेड हो एज एन अपने ट्रीटमेंट के बीच में, अपने डॉक्टर से एक बार आप बात भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर आपको नहीं मिलना किसी भी डॉक्टर से और नहीं बात करनी इसके रिगार्डिंग, तो सिंपली एक इसबगोल मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल देते हैं, करते हैं, और मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर का, केमिस्ट पे भी मिल जाएगा आपको। आपने उसको रात को लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी या फिर 1 कप शिकंजी बना लेना, ठीक है। थोड़ा टेस्ट भी बेटर हो जाएगा। शिकंजी मतलब कि जिसमें नींबू चीनी डाला और 1 ही कप डाला। तो शिकंजी के अंदर या नींबू और पानी के अंदर आपने 1 चम्मच अपना हस्क डाला, वो जो आता है इसबगोल का, और उसको मिलाकर आपने पी लिया। उससे थोड़ा टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं मिलती है तो इट मीन्स कि वो बहुत हाइपर कॉन्स्टिपेटेड हो आप, तो उससे अगर नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा या मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हाइपर कॉन्स्टिपेटेड हो या कॉन्स्टिपेशन हो, पहले इस फॉर्मुलेशन से चलो जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो और आपको ये दिक्कत ना दे। अब आ जाती है उसका एक नेक्स्ट और गलती मैं लेकर आता हूँ कि पेशेंट को लगता है कि जब वो मेडिसिन खा रहा है वो ही सब कुछ है, जब वो मेडिसिन खा रहा है वो ही पूरा ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं। ट्रीटमेंट के साथ मॉडरेट एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट अगर हमें बोलता है सर मैंने तो एक्सरसाइज करी ही नहीं, सर टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा आपको अपने लिए 15 मिनट नहीं मिलता है? कहते हैं सर 15 मिनट कौन लगता है, कहाँ से लगता है? मैंने कहा सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइजेज है आपकी, और वो 15 मिनट ही बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पर पेशेंट को एक्सरसाइज के बारे में पता होने के बाद भी वो नहीं करते, तो इट मीन्स कि वहाँ पर पेशेंट की गलती है। मैं नहीं कहता कि आपके डॉक्टर ने बताया या नहीं बताया, या फिर आप कहीं और से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, बट अगर वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो एक्सरसाइज मस्ट है। उस एक्सरसाइज के लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाकर लिंक खोल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ पर आप बोली एक्सरसाइज अपनी रिपीट कर सकते हो। और अगर उसमें आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही बताता हूँ कि आपने करनी है। एक तो बटरफ्लाई कर लो उसमें से, और दूसरा अपने पैरों को लाई डाउन होकर, पैरों को वॉल माउंट करके न्नीचे पिल्लो लगाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। उससे क्या होगा, वहाँ के ब्लड का फ्लो बेटर तरीके से आएगा आपके पास, टेस्टिस अपनी एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे और आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके आपको अच्छे से स्पर्म काउंट दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज मस्ट है, चाहे वो रिलैक्सिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, बट वो करनी जरूरी है। आपको 2 टाइम मिलते हैं सोने के आजू बाजू, सोने से पहले और सोने के बाद। जब भी आप सोने जा रहे हो उससे पहले करो और उसके बाद करो, उससे थोड़ा बेटर फील होगा। सो इसीलिए ये कुछ गलतियाँ हैं, मोस्ट कॉमन गलतियाँ हैं, और गलतियाँ तो ऐसे बहुत सारी हैं, अगर गिनाने बैठूंगा तो शायद ये वीडियो 2-2.5 घंटे की बन जाएगी। तो ये मेजर गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ वो ये हैं जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी किसी भी वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में स्लो है। इवन सर्जरी के बाद भी वो ये सारी चीज़ों को नोटिस कर ले और ये करता रहे तो उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ वेरिकोसील हुआ है तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो और गांठ बांध लो कि आपने ये चीज़ें करनी ही करनी है, नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे सर्जरी हो, चाहे आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे कोई सी भी पैथी से ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज़ें आपने रोज़ डेली बेसिस पे करनी है जिससे आपको वेरिकोसील में रिकवरी मिले। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।